सीटेट सितंबर 2026 के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज सीडीपी के लगभग 50 सवालों का। और ये पूरा पूरा 50 जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, यानी कि किसी न किसी सीटेट में ये सारा सवाल पूछा गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और डेली 8 बजे शाम में हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सके। आज का पहला सवाल है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। तो ये ऐसा अगर वो कर रही है तो वो ये क्या है? अर्थहीन है यानी कि मीनिंगलेस है, या शुड बी यूज्ड रियली, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, या फिर अधिगम की गति को बाधित करेगी, या अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करेगी, हेल्प इन डेवलपमेंट स्किल्स। बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, सवाल को पहले आप समझिए। सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछ रहा है कि कोई एक टीचर है, अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। यानी कि एक टीचर है, वो कह रही है कि किसी मैथ के आंसर तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे पहुंचा जाता है, इस पर वो व्याख्या दे रही है, ये व्याख्या देने को बढ़ावा दे रही है। तो क्या ये अर्थहीन है? ऐसा करना बेकार है? बिल्कुल नहीं, बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं फायदा होगा। कभी कभार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नहीं हमेशा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सवाल पॉजिटिव में है। अधिगम की गति को बाधित करती है, करेगी? नहीं, अधिगम की गति को बाधित नहीं करेगी, है ना, बल्कि सुसज्जित करेगी। तो सही आंसर है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करेगा, यानी कि हेल्प इन डेवलपमेंट स्किल्स। तो ये होगा सही आंसर। आप भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे और इंतजार करते भी हैं। जरूर कमेंट कीजिए, इस सवाल को आंसर का जवाब दीजिए। कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? ठीक है, किस चरण में? इंग्लिश में अगर पढ़ लिया जाए तो इंडिविजुअल्स रीजन दैट राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन इथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंसेंस इन कोलबर्ग स्टेज। कोलबर्ग के किस स्टेज में ऐसा बोला गया है कि जो सही कार्यवाही है वह विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत पर द्वारा परिभाषित की जाती है? अच्छी लड़ अच्छी लड़की अच्छा लड़का वाला अभिविन्यास वाले स्टेज में, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास वाले स्टेज में, या सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास वाले स्टेज में, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास वाले स्टेज में? किस स्टेज में ऐसा बोला गया? बताइए। सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है कि स्वयं की कार्यवाही करने के लिए स्वयं का विवेक होना भी जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड का डी। ठीक है, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। कोई ये जरूरी नहीं है कि कोई भी यूट्यूब पर अगर पढ़ा रहा है तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए, बहुत ज्यादा ईगरली पढ़ाए और कुछ ना कुछ मिर्च मसाले वाली बात बोले तभी आप उसको प्रमोट करोगे। अगर पॉइंट टू बी नोटिस है तो अच्छा है ना, आपका टाइम बच रहा है। बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले ऐसे हैं जो जानकारी की बात 10 मिनट करते हैं और इधर उधर की बात 20 मिनट, और उसको आधा घंटा 40 मिनट का क्लास बना देते हैं। जबकि मेरे जितने भी प्रैक्टिस सीरीज आप मेरा देखिएगा, उसमें मैं पॉइंट टू बी पॉइंट यानी कि पॉइंट टू पॉइंट ही बताने का पूरा कोशिश करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स? फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स दो तरह की स्किल्स होती है, समझ लीजिए इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में, समझ लीजिए थोड़ा सा शॉर्टकट में। अब आइए, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स एफ, ग्रॉस मोटर स्किल्स जी। इसमें अगर देखें, हाँ, तो फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों को आप समझ लेंगे फिर से। देखिए, दो तरह की स्किल्स होती है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ग्रॉस मोटर जी से। ठीक है, देखिए, जब आप सूक्ष्म गति कौशल के बारे में जानना चाहते हैं तो जितना भी छोटा काम है जिसमें सिर्फ उंगलियां ही इन्वॉल्व हो, यानी कि आपकी पांचों उंगली ही सिर्फ सिर्फ इन्वॉल्व हो,
तो उसको कहा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स। और जिसमें आपका ब्रॉड लेवल पर बॉडी इन्वॉल्व हो, जैसे पैर इन्वॉल्व हो, हाथ इन्वॉल्व हो, रनिंग हो, जंपिंग हो, और वॉकिंग हो, ये सारा ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है। तो फाइन मोटर स्किल्स में होता है लिखना, लिखना होता है, उसके बाद फिर कलर करना होता है, सुई में धागा डालना होता है, निडल्स में अगर धागा डाल रहे हैं वो होता है। ये फाइन मोटर स्किल्स है। बटन ताकना हुआ फाइन मोटर स्किल्स है। और ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या हुआ, ब्रॉड लेवल पे जो काम होता है, जैसे दौड़ना, जिम करना, जंप करना, ये सारा जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स है। तो आप समझिए कि इसमें सवाल क्या पूछा गया। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। रनिंग, वॉकिंग, स्क्रिबलिंग या फिर जंपिंग। तो देखिए, ग्रॉस मोटर में तीनों हो जाएगा। रनिंग अभी हम तुरंत बताएं ग्रॉस मोटर, वॉकिंग भी ग्रॉस मोटर और जंपिंग भी ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर पूछा गया है सूक्ष्म गतिक कौशल, तो सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा स्क्रिबलिंग। घसीट कर लिखना ही सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट, लॉट्स फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की खाली जगह संस्था के रूप में और खाली जगह की भूमिका पर प्रकाश डालता है। बताइए, फिल्म और विज्ञापन समाजीकरण का कौन सा सामाजिकरण का कौन सा साधन है? सबसे पहले तो परिवार है। बताइए, देखिए समाजीकरण का मीडिया का साधन है, समाजीकरण के मीडिया का साधन है। तो यहाँ पर हो जाएगा मीडिया, और सेकेंडरी है। मीडिया क्या है, सेकेंडरी है। फर्स्ट तो परिवार है, यहाँ पर हो जाएगा सेकेंडरी। तो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मीडिया और सेकेंडरी आंसर हो गया ये। ठीक, नेक्स्ट 5। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। समावेशी शिक्षा के किन विद्यार्थियों के लिए, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? गिफ्टेड सृजनात्मक विद्यार्थी के लिए, स्वलीन के लिए, अधिगम विकार वाले के लिए, या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण के लिए। समावेशी शिक्षा किसको कहा जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन जिसमें सभी तरह के, सभी लैंग्वेज बोलने वाले विद्यार्थी, सभी रंग के विद्यार्थी, सभी धर्म के विद्यार्थी, सभी जाति के विद्यार्थी और सभी तरह के हैंडीकैप और फिजिकली फिट सब एक जगह बैठ करके जो एजुकेशन, जो नॉलेज ले रहे हैं उसको समावेशी शिक्षा बोला जाएगा। एक ही क्लास में सभी तरह के विद्यार्थी रहेंगे तो समावेशी शिक्षा कहलाएगा। तो यहाँ पर सवाल यह है कि अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है। बताइए आंसर क्या होगा। कमेंट आप लोग भी कर सकते हो, मना नहीं है। देखो, समावेशी शिक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ा दिया जाता है। ऑटिज्म में स्वालीन वाले भी रहेंगे, उसमें सृजनात्मक भी रहेंगे, स्वालीन भी रहेंगे, अधिगम विकार वाले भी रहेंगे, जिनको सुनने में लिखने में कोई प्रॉब्लम वो वाले भी रहेंगे। अब मानसिक रूप से जो चैलेंज है, मेंटल चैलेंज जो बच्चा है वो भी रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि इसी को तो समावेशी शिक्षा बोलते हैं। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? बताइए, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में किसको बढ़ावा नहीं दिया गया? एनईपी 2020। एनईपी 2020 से याद आया, एनईपी 2020 का क्लास कल 8 बजे है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा आप लोग। बताइए इसका आंसर। सही आंसर क्या होगा? कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया गया है, बल्कि कहा गया है कि अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ही क्लासरूम में एक ही टीचर के जरिए से और एक ही छत के नीचे कुछ टेक्निक लगा करके और कुछ सहायता दे करके समावेश बना करके समावेशी शिक्षा के तौर पर बच्चे को पढ़ाया जाए, बल्कि उस बच्चे को अलग थलग ना किया जाए और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा ना दिया जाए जिससे उसके साइकोलॉजिकल माइंड पर यह असर पड़े कि हम इन लोग से अलग हैं, बल्कि उन्हीं लोग के बीच में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए उसको पढ़ाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा फिजिकली चैलेंज है यानी कि हैंडीकैप है, पैर से चल नहीं सकता है, तो उसके लिए आपको ट्रॉली आता है ना, उसका यूज कर लीजिए और उसका सीढ़ी जो है इस तरह का ढलान बनाइए, इसे चढ़ाइए पकड़ करके और बच्चे को फिर उतारिए। ये नहीं कि उसका स्कूल ही बदल दीजिए। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी 7। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? बताइए, मध्य बाल अवस्था में बच्चा, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, या एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, या एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तद अनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, या एक ऐसा बच्चा
जो एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और एक अन्य वस्तुओं को पकड़ना, बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, देर करोगे देर हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए सही आंसर हो जाएगा बी, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, क्योंकि यहाँ सवाल था मध्य बाल अवस्था। मध्य बाल अवस्था मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा ये करना स्टार्ट कर देता है। मिडिल चाइल्डहुड क्या है? दो से 0 से 2, 2 से 7, 7 से, हाँ, तो मिडिल चाइल्डहुड जो है आपको 2 से 7 हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? अधिगम को सुसाध्य कर रहे हो, लर्निंग को इसी बना रहे हो, तो किससे बचना चाहिए टीचर को? संकलनात्मक मानचित्रण, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना या निष्क्रिय नकल? निष्क्रिय नकल से शायद बचना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक हमको याद है। या आप ही बताइए क्या होगा? हाँ, निष्क्रिय नकल से, है ना। एक्टिव इमिटेशन कर सकता है, पैसिव इमिटेशन नहीं करवाना है, ठीक है, सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट, आप लोग कमेंट करो। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? गैर संदर्भ गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुबंध या रट कर याद करना। देखो निगेटिव यहाँ आ गया, और निगेटिव जो है वही सही है, क्योंकि सवाल है पॉजिटिव में, तो ये तीनों गलत है और ये हो गया सही। नेक्स्ट, अच्छा आइए, बहुत सवाल आप लोग पूछ रहे थे और बहुत बार ये कमेंट किया गया है, और हमेशा आप लोगों को इधर 3 4 5 साल में सीटेट फंसा रहा है इस तरह के सवाल में, अभिकथन और रीजन और असर्शन, यानी कि अभिकथन और तर्क में। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा। शिक्षक को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हो गया स्टेटमेंट, अभिकथन। इसका कारण क्या बोल रहा है? इसका कारण बोल रहा है ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि लर्निंग इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। अब बताइए कि क्या दोनों सही है? क्या दोनों सही है? ए और आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है? बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर क्या होगा, बोलिए सही आंसर क्या होगा? देखिए हम अभी तुरंत पढ़ दे रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, तो करना ही चाहिए, ये तो स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये पूरा स्टेटमेंट सही है। तो ए सही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए एंड आर ट्रू, तो ए पहले सही हो गया। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, ये भी सही है। तो ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सही हो गया ए। ठीक है, ऐसे मिला के करना है। चलिए 11 करते हैं। देखें, देखें सवाल क्या है? अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे नहीं, शिक्षक द्वारा जो लर्निंग है, जो टीचर जो है लर्निंग सीधे विद्यार्थी को स्थानांतरित नहीं कर देता है, यानी कि ट्रांसमिट नहीं कर देता, बल्कि विद्यार्थी के आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है कि टीचर जो लर्निंग करवा रहा है वो विद्यार्थी के दिमाग में कितना अटेगा। इसलिए ए तो सही है लेकिन आर गलत है। कहाँ ऑप्शन? ए सही है और आर गलत है, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। चलिए हम पढ़े नहीं थे ध्यान से। विद्यार्थी निम्न में से किससे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, या जो उनके लिए स्पष्ट प्रासंगिक है, या जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, या जो उनके लिए वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है? किससे विद्यार्थी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? बताइए, नए ज्ञान के निर्माण का आधार किसे विद्यार्थी बनाते हैं? उससे बनाते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझ और माना जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट, 12 नंबर का क्वेश्चन। बच्चे किस तरह, सवाल यह है कि बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर या कर कर? इसमें सब हो जाएगा, डी आंसर इज राइट। इसको तो हम इजी तौर पर आप डील कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है और प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है,
क्या कहलाती है? अक्षर को पढ़ने में उसको तकलीफ हो रहा है, बताइए क्या कहलाएगी? पठन विकार होता है, डिसलेक्सिया वाचन का विकार या पठन विकार कहा जाता है। ठीक है, स्वालीनता मतलब ऑटिज्म होता है, बच्चा ठीक से हरकत नहीं कर पाता है। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है और मौलिक एवं अभिसारी समाधानों की खोज कर पाती है। वे गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? क्या बोल रहा है? बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित होती है, अपने आप से खुद करना चाहती है। तो बिंदु के अंदर क्या है? क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है। जो बच्चा खुद से प्रोजेक्ट बनाएगा, खुद से नया नया इनोवेशन वाला सोच लाएगा, खुद से आइडिया लाएगा, वो क्रिएटिविटी वाला बच्चा होता है, क्रिएटिव होता है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, या छोटे प्रिंट वाले कागज पत्रक, या सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं? बताइए 15 का सही आंसर बताइए। 15 का सही आंसर बताइए। प्रिंट समृद्ध माहौल, छोटे प्रिंट वाले अरे छोटे प्रिंट वाले काज कैसे करोगे जब आंशिक रूप से वो दृष्टि वाले हैं, यानी कि बच्चा को दिखाई ठीक से नहीं देता है? सबसे पहले तो थर्ड काट दो, तो थर्ड जहां जहां काट दो, भी इसमें भी थर्ड है और इसमें भी थर्ड है, बच गया बी। बी सही आंसर हो गया। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसा किस स्टेज में होता है जीन पियाजे के? बताइए। ऑप्शन है कि पूर्व परंपरागत अवस्था में होता है, या पूर्व संक्रियात्मक में होता है, या पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक में होता है, या अमूर्त संक्रियात्मक में होता है? बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा। ठीक है, चलिए। आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने से में सक्षम है। ले वागिस्की के सिद्धांत के अनुसार वह दर्शाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता, प्रतीकावाद। प्रतीकावाद और ये अरे परिपक्वता नहीं होगा, रेनफोर्समेंट और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें से बोलिए क्या होगा? सही आंसर है ZBD, यानी कि बच्चा यहाँ तक काम कर ले रहा है, टीचर हेल्प कर रही है, तो जो है बच्चा जो है यहाँ से यहाँ पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यही ZBD। लेवल के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है, उद्दीपन प्रक्रिया। चलिए बताइए क्या होगा लेवल के अनुसार? जल्दी बता दो भाई, आप थोड़ा स्पीड चलो। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट। एक प्रगतिशील कक्षा में केवल मृग श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, या अंक उन्मुख होता है, या अधिगम के अभ्यासवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है? एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसा होता है? बताइए। प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होता है वो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई लर्नर है और एक लर्नर अगर दूसरे लर्नर से डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है इसकी इंग्लिश मजबूत है तो इसकी हिंदी मजबूत होगी। ठीक है, ये होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। चलिए, लॉरेंस कोलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा डालने टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, बताइए। ऑप्शन है प्रसव प्रथा पूर्व चरण, अमूल संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण, या उत्तर प्रथागत चरण? बताओ सही आंसर। सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, प्रथा पूर्व यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट। आसना आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? पूर्व संक्रियात्मक, पारंपरिक, उत्तर परंपरागत, या अमूर्त संक्रियात्मक? बताइए। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बन रही है ये, बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, परंपरागत, है ना, कन्वेंशनल स्टेज में, यानी कि बी में। नेक्स्ट। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्यपुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है, बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, या पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है? प्रगतिशील शिक्षा में कभी मानकीकृत नहीं होती है
और मानकीकृत को हमेशा निगेटिव लेना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज नहीं होनी चाहिए। अब आइए, एकमात्र साधन नहीं होता है पुस्तक, बल्कि और भी कई तरह का साधन है। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, बैटिंग व्यवस्था पूरी तरह से तय नहीं होती है बल्कि फ्लेक्सिबल होती है, तो सही हो जाएगा ए। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए, भाषा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन दिया? वैगोत्स्की साहब। तो आंसर लगा दीजिए ए, वैगोत्स्की साहब। ठीक। वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास कर और दंड देकर, या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध। नहीं, ये गलत, ये गलत। दंड और पुरस्कार ट्रीटेड में हमेशा से निगेटिव है, इससे बचना है। तो बातचीत करके सीखता है, बी हो जाएगा सही आंसर। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत व एक समान, या पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, या पूरी तरह से पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित, या संलग्न व संदर्भित? सवाल क्या है? सवाल यह है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखेगा? जल्दी बताइए। पूरी तरह से परीक्षा पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, मानकीकृत भी नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज निगेटिव वर्ड है। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं, शिक्षक केंद्रित भी नहीं पूरी होनी चाहिए, बल्कि संलग्न व संदर्भित, यानी कि जिसमें बच्चा इंगेज हो और बच्चा के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। चलिए 26। रश्मि अपने कक्षा में विद्यार्थी के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं का उपयोग करती है, कार्यकलापों का उपयोग करती है, और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? सिगमंड फ्राइड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ले वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या लॉरेंस कोल्बर का नैतिक विकास का सिद्धांत, या बीएफ स्कैनर का व्यवहारवादी सिद्धांत? बताइए क्या होगा सही आंसर, क्या होगा? बात क्या हो रहा है? बात हो रहा है यहाँ पर कि सहपाठियों द्वारा। तो सहपाठी क्या है? समाज है, इंट्रक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ले वैगोत्स्की। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे 50 क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, इनमें से कौन से अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, प्रोमोट्स एंड क्यूज, इशारे का संकेत, सहपाठियों का संग, साझा शिक्षण। देखिए, पाल का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर सवाल पूछा गया निगेटिव में, नहीं है तो नहीं जो होगा रटना होगा, निगेटिव ऑप्शन है नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा शिक्षा शास्त्र जो है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है? बहुआयामी परीक्षणों परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, बंधन व दोहराव, या प्रयोगात्मक? बताइए सही आंसर क्या होगा? अब लास्ट है, लास्ट में भी अगर कमेंट नहीं करते हो तो ये तो गलत बात है। सी आंसर सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्लास कल है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? असेसमेंट का मेन उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की। देखो, रटना याद करना हटाओ फटाक से जल्दी से। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है, या पूरे देश में बच्चों की तुलना भी नहीं, सीखने में मदद करता है। लर्निंग गैप पता चलेगा तब तो हम उसको सिखा पाएंगे। सही आंसर हो जाएगा सी। तुलना, रटना, याद करना, ये सब सब निगेटिव है। चलिए, समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थी को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर, नहीं सापेक्ष होकर। गलत हो गया यहीं पर। चलिए, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करके, आई हो सकता है, फिर भी देखते हैं सी और डी में क्या लिखा हुआ है। या भेदभाव को बढ़ावा देने और मतभेदों को प्रति असहिष्णु तक रखना, ये होगा। या फिर भागीदारी और जुड़ाव के, देखो यही है समावेशन, भागीदारी और जुड़ाव का असमान अवसर देना। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हम किए हैं, वादा तो 50 क्वेश्चन का था, लेकिन फिलहाल जो है अभी कुछ काम आ गया है, तो 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए हैं। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके कि 30 में आपका कितना आया। और हाँ, 100 क्वेश्चन का महामैराथन का क्लास सीडीपी का कब आना चाहिए? कल एनईपी 2020, कल एनईपी 2020 8 बजे शाम में रेडी रहेगा, 8 बजे शाम में। ठीक है, ओके। जब तक के लिए सब्सक्राइब शेयर, सब्सक्राइब।